अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस किया था। और स्टूडेंट, आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारी बुक के मुताबिक 10 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनको आज हमने स्टडी करना है। सो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन हमारी बुक में पूछा गया है वो है व्हाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। स्टूडेंट, आपने डिस्कस किया था या मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है। बेसिकली स्टोमेटा कुछ स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो कि पौधों के पत्तों पर पाई जाती हैं। स्टूडेंट, ज्यादातर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोमेटा है ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं, यानी पौधों के पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर पाए जाते हैं। बट हमेशा ऐसे नहीं होता, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, हमने पूरा डिस्कस किया था कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं, क्या वजह होती है क्लोज होने की, क्या वजह होती है ओपन होने की। तो ये जो इन्होंने सवाल पूछा है ये पूछ रहे हैं कि स्टोमेटा जनरली यानी आमतौर पर स्टोमेटा दिन में क्यों खुले रहते हैं। तो आंसर इसका ये है कि स्टोमेटा दिन में इसी वजह से खुले रहते हैं क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने माहौल से लेना होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर को लेते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या बनाते हैं, अपनी ग़िज़ा यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को ये लिबरेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि स्टोमेटा दिन में इसी वजह से ओपन होते हैं क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है और उसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने माहौल से इन्हीं स्टोमेटा के जरिए लेते हैं। सो स्टूडेंट, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप ना इसकी स्क्रीनशॉट खींच लिया करें अगर आपको जरूरत हो तो। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट O2, टेक इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो पौधा है वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस को भेजता है, या फिर ऑक्सीजन गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माहौल में भेजता है। तो ये पौधे का कौन सा पार्ट है जिसके जरिए ये सारा फंक्शन हो रहा होता है। स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन गैस बाहर की तरफ मूव करती है। और ये किन की मदद से हो रहा होता है, ये स्टोमेटा की मदद से हो रहा होता है। यानी स्टोमेटा एक हिस्सा है पौधे का जो पत्तों के ऊपर पाया जाता है जिसके जरिए क्या हो रहा होता है, गैसेस का एक्सचेंज। सो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो हम बताएंगे कि डे टाइम में, इन्होंने डे टाइम को पूछा है तो हम बताएंगे कि डे टाइम में जो लीव्स होते हैं यानी पौधे के जो पत्ते होते हैं वो प्राइमरी पार्ट है, यानी वो एक अहम पार्ट है पौधे का, या एक कह सकते हैं कि खास पार्ट है जिसके जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आ रही होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। जबकि हमने अब इसका आधा आंसर बता दिया है और ये आधा पूछ रहे हैं कि ये फिर जो ऑक्सीजन गैस है वो किसके जरिए लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो किसके जरिए निकालता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ लीव्स एक और काम भी करते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने से बाहर रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया जा सके। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी क्या करता है, एनर्जी को बनाता है, वो एनर्जी को बनाता है और फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यानी कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है अपने माहौल में और ऑक्सीजन को लेता है। क्यों करता है, ताकि उसने रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है, ताकि वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके, करके अपनी एनर्जी बना सके।
सो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल रादर देन ओरल कैविटी, यानी कि हम आम तौर पर नाक के जरिए क्यों सांस लेते हैं, ओरल कैविटी यानी मुंह के जरिए क्यों नहीं लेते। सो स्टूडेंट इसका आम आंसर यह है कि अगर सादे से आंसर की बात की जाए तो इसका जवाब यह है कि नाक जो है वो क्या करता है, एक तो हवा को वो फिल्टर करता है, उसको गर्म करता है और उसके साथ साथ उसको नमी प्रोवाइड करता है ताकि वो लंग्स में जाके कोई नुकसान न पहुंचाए। लंग्स में एयर अगर खुश्क जाएगी तो जाहिर बात है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से इसको थोड़ी सी इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, नमी प्रोवाइड की जाती है, थोड़ी सी नमी बनाई जाती है। फिर जब नम हो जाती है एयर तो उसके बाद वो कहां जाती है, उसके बाद वो मजीद हमारे एल्वुलाई में जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टूडेंट अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो काइंडली पहले लेक्चर जो हमने डिस्कस किए हैं उनको स्टडी कर लें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह इन सब बातों की समझ आ जाएगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जबकि ये कह रहे हैं कि नेजल कैविटी इस वजह से इस्तेमाल होती है क्योंकि यानी कि वो क्या करती है, वो एयर को फिल्टर्स कर देती है, उसको गर्म कर देती है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर देती है। जबकि माउथ जो होता है वो अनफिल्टर करता है, यानी वो फिल्टर नहीं कर पाता, जो होती है यानी एयर को फिल्टर नहीं कर पाता, उसको गीला नहीं कर पाता, वो ड्राई रहती है और उसके साथ साथ और ये हार्मफुल है हमारे अंदर के लिए, यानी हमारे ब्रीथिंग के लिए ये हार्मफुल हो जाएगा क्योंकि अंदर अगर ड्राई एयर जाएगी तो वो नुकसान पैदा करेगी। सो स्टूडेंट तीसरा आंसर पूछा गया है कि व्हाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, यानी हम गहरा सांस क्यों लेते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज के फौरन बाद। तो इसका आंसर ये बता रहे हैं कि हम लंबे सांस या गहरे सांस एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज के फौरन बाद इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, हमारे मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की तादाद हमारे मसल्स के अंदर कम हो जाती है तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन गैस को लेना होता है। तो इस वजह से हम लंबे सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारी ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके और जो ये यानी कि मसल के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। सो स्टूडेंट इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या है। स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, यानी जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी के वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन होता है जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है, लेकिन वो जो ग्लूकोज होता है पहले वो ग्लूकोज माहौल से ऑक्सीजन गैस के जरिए हो रहा था, अब वो माहौल से ऑक्सीजन गैस के बगैर हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। तो वो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो वो फिर क्या फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, वो जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है बगैर ऑक्सीजन गैस के। सो स्टूडेंट अब उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं, यानी वो ऑक्सीजन जो हमें चाहिए हो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद लंग कैंसर, व्हाट इज लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स हमने इसको डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, यानी एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, वो सेल्स जो किसी काम के नहीं होते या वो नॉर्मली बन नहीं रहे होते, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते, खुद ब खुद बन रहे होते हैं और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है और वो क्या कर रहे होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स फॉर्मेशन होने की वजह से ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी गुठलियों की फॉर्मेशन हो जाती है। दीज सेल्स कैन डैमेज लंग टिश्यू और वो जो एबनॉर्मल सेल्स बन चुके हैं वो क्या करते हैं, वो लंग के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं उनकी वजह से, और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और उसके साथ साथ वो जो सेल्स होते हैं वो उसका ये खर्चा भी होता है, ये हम कह सकते हैं कि
हो सकता है कि वो पूरे जिस्म में भी फैल जाए और भी दूसरे पार्ट्स में फैल सकता है। ये जो लंग कैंसर है जिसमें अब नॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये और भी पार्ट्स तक फैल सकता है, ये कह रहे हैं। लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर एक डिजीज है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उन एबनॉर्मल सेल्स बनने की वजह से ट्यूमर यानी गुठलियों की फॉर्मेशन हो जाती है और वो डैमेज करते हैं लंग टिश्यू को, लंग्स के जो टिश्यू होते हैं उनको, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। और वो जो सेल्स हैं और उनका ये खदशा होता है, या ये हम कह सकते हैं कि हमें ये हो सकता है कि वो जो कैंसर है या वो जो लंग कैंसर है जिसमें वो ट्यूमर की फॉर्मेशन या नॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाए। सो स्टूडेंट इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि एस्थमा क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एस्थमा की सिम्टम्स क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को या इस शख्स को एस्थमा बीमारी हो चुकी है। बेसिकली स्टूडेंट एस्थमा की कुछ सिम्टम्स ये हैं, यानी कुछ अलामात में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है, इसके साथ साथ बुखार हो जाता है, और व्हीजिंग साउंड का मतलब होता है यानी वो जब बोलता है या वो सांस लेता है तो उसके सांस लेने में सीटी की आवाज हो रही होती है। ये यही कह रहे हैं कि व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी सांस बाहर निकालते वक्त उसके क्या हो रहा होता है, सीटी की आवाज आ रही होती है, और उसको खांसी हो रही होती है, या खांसी के वक्त क्या होता है, व्हीजिंग साउंड निकल रही होती है, यानी सीटी की आवाज बाहर आ रही होती है। सो स्टूडेंट इसके बाद इन्होंने सवाल किया है कि आप 5 जानवरों के नाम बताओ, 5 ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो कि अपनी बॉडी के जरिए क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सो स्टूडेंट पहला एनिमल में अर्थवॉर्म आ जाता है, यानी वो ये कीड़ा है जो कि जमीन पर पाया जाता है, रेंगता है जमीन पर, जिसे हम अर्थवॉर्म कहते हैं। और ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा अपने सांस के जरिए अपने क्या कहते हैं, अपनी स्किन के जरिए क्या करता है, या अपनी बॉडी सरफेस के जरिए क्या करता है, सांस लेता है या गैसेस का एक्सचेंज करता है। लीच भी एक एनिमल है जो कि क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज अपनी बॉडी सरफेस के जरिए करता है। इसी तरह फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी क्या करता है, जो कि अपने बॉडी सरफेस के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करता है। लेकिन जो फ्रॉग है वो पार्शली ये काम भी कर रहा होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बॉडी सरफेस के जरिए ही सांस नहीं लेता, बल्कि इसके साथ साथ जिस तरह एक ह्यूमन सांस लेता है उस तरह भी वो सांस लेता है, यानी इसके अंदर भी एल्वुलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फ्लैट वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है, इसको भी हम चिमटा कीड़ा कह सकते हैं, यानी कि ये भी जमीन पर रेंगता है और ये चिपटा होता है, यानी कि फ्लैट होता है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, प्लेनेरिया एक ऐसा कीड़ा है जो कि अपने स्किन या आउटर सरफेस के जरिए सांस लेता है। ये प्लेनेरिया की क्या बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, आपको समझाने के लिए मैंने प्लेनेरिया की यहाँ पे डायग्राम भी बना दी है। सो स्टूडेंट हाइड्रा भी एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी बॉडी सरफेस के जरिए सांस लेता है, और यहाँ पे आप हाइड्रा देख सकते हैं, ये हाइड्रा है। सो स्टूडेंट मैंने 2 सवाल ऊपर डिस्कस नहीं किए, वो 2 सवाल, एक सवाल नंबर 4 था और एक सवाल नंबर 7 था, जिसमें डिफरेंसेस बताए गए थे। सो स्टूडेंट मैंने कहा कि डिफरेंसेस को आखिर में लिख लेते हैं, पहले जो शॉर्ट आंसर है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमने शॉर्ट आंसर डिस्कस कर ली है, अब हम डिफरेंसेस पर चलते हैं। बेसिकली स्टूडेंट पहला डिफरेंस ये पूछ रहे हैं कि ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। स्टूडेंट ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर को अपने अंदर लेता है ऑर्गेनिज्म और उसको माहौल में रिलीज करता है, यानी एयर का अंदर आना और बाहर चले जाना, ये ब्रीथिंग या सांस लेने का अमल कहलाता है। गैसियस एक्सचेंज का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो चेंज हो रही होती है, एक्सचेंज हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। सो स्टूडेंट इनहेलेशन जबकि बात की जाए, यहाँ पे रेस्पिरेशन आना था, स्टूडेंट गलती से इनहेलेशन आ गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन है। बेसिकली स्टूडेंट रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट दूसरा पॉइंट जो है इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में क्या किया जाता है कि फ्रेश ऑक्सीजन को माहौल से लिया जाता है
और दूसरा क्या कह रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज में क्या है कि गैसियस एक्सचेंज में होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ट्रांसफर हो रहा होता है, यानी ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही होती है। जबकि बात की जाए रेस्पिरेशन की, जबकि बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि बन रही होती है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। सो स्टूडेंट अगर बात की जाए दोबारा उसकी कि क्या होती है हमारे पास ब्रीथिंग के तीसरे पॉइंट की डिफरेंस की बात की जाए तो ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी एयर अंदर मूव कर रही होती है और बाहर जा रही होती है। गैसियस एक्सचेंज में एल्वुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। और जबकि जो बात की जाए रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यानी जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। सो स्टूडेंट एक और पॉइंट बताया गया है, ये आप डिस्कस कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि द फोकस इज एक्सटर्नल मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी इसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है ब्रीथिंग में क्या फोकस कर रहे हैं कि एयर अंदर मूव कर रही होती है और बाहर जा रही होती है लंग्स से। जबकि बात की जाए जबकि बात की जाए गैसियस एक्सचेंज की, तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें लंग्स और उसके माहौल, लंग्स और ब्लड के दरमियान क्या हो रहा था, गैसियस का एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन गैस ब्लड में जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापसी एल्वुलाई में आके वहां से बाहर आ रही होती है। जबकि बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है वो हर सेल्स के अंदर हो रही होती है। सो स्टूडेंट अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के डिफरेंस दिए हुए कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या फर्क है। बेसिकली स्टूडेंट इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर क्या हो रही होती है, जिसमें एयर अंदर मूव कर रही है माहौल से। एक्सपायरेशन जबकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है यानी सांस लेने का जो अमल है वो दो प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर अंदर की तरफ मूव करती है, एक्सपायरेशन में एयर जो होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट जब एयर अंदर की तरफ मूव करती है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के थोड़ा सा ऊपर रिब्स के साथ एक कुछ मसल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। वो इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि लंग्स के नीचे एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम है, मैंने आपको बताया था कि जब एयर अंदर की तरफ मूव करती है तो इंटरकोस्टल मसल ऐसे बाहर की तरफ यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स की तरफ चले जाते हैं, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और वो जो इंटरकोस्टल मसल यानी जो लंग्स के ऊपर प्रेजेंट थे वो बाहर की तरफ या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिब्स की तरफ, तो जो रिब्स यानी कि रिब्स होती हैं वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। और लंग्स फूलने की वजह से या लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो बाहर की एयर होती है वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है। और जबकि हमने बात किया था कि जब डायफ्राम वापसी रिलैक्स होता है, यानी कि जब पहले नीचे चला गया था वो वापसी अपनी जगह पर आता है, और इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स की तरफ चले गए थे वो वापसी जब अपनी जगह पे आते हैं तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स वैसे ही कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट होते हैं लंग्स तो क्या होता है, एयर जो होती है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। यही बता रहे हैं कि डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स किसमें होता है, इंस्पायरेशन में, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि क्या हो, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो सके लंग्स का और एयर अंदर की तरफ मूव कर सके। जबकि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं एक्सपायरेशन में ताकि जो लंग्स हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो सके और जो उनके अंदर एयर है वो वापसी बाहर जा सके। स्टूडेंट तीसरी बात कह रहे हैं कि जो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज एंड लंग एक्सपेंड। वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि लंग क्या होते हैं, लंग एक्सपेंड हो जाते हैं। जबकि जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है इसमें लंग्स जो है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं यानी दब जाते हैं। जबकि बात की जाए अगले पॉइंट की तो इसमें कह रहे हैं कि पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स, यानी पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम होता है। अब सवाल जो इनमें आता है कि ये पल्मोनरी प्रेशर क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड जो होता है
वो आप जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके जरिए जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वो ब्लड जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है या उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है, वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स तक आता है। तो जो लंग्स तक आ रहा होता है, तो जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है जिसमें जो लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, तो वो जो नालियां हैं यानी वो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो भी एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होने की वजह से जो प्रेशर होता है ब्लड का वो थोड़ा सा लो हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। जबकि पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज इसमें हो रहा है, किसमें? एक्सपायरेशन में। इसमें क्या होता है कि जैसे ही लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कंप्रेस्ड होते हैं, दब जाते हैं, तो जो पल्मोनरी, जो आप ये भी जानते हैं कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके जरिए जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ है, यानी ऑक्सीजन से भर चुका है, वो वापसी कहां तक जाता है? लंग्स की तरफ जाता है पल्मोनरी वेन के जरिए। वो जो पल्मोनरी वेन है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लंग्स कंप्रेस्ड हो चुके हैं, एयर बाहर की तरफ मूव कर रही है, और उसके साथ साथ जो उनके साथ नालियां मौजूद है यानी पल्मोनरी वेन मौजूद है, वो भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कंप्रेस्ड कह सकते हैं, थोड़ी सी दब जाती है या वैसे अपनी जगह पे आ जाती है। तो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है उसका खून का, वो थोड़ा सा मामूली सा बढ़ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मामूली सा फर्क आता है, जिसको हम ये, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। स्टूडेंट, हमने आज ये सारे सवाल पढ़े। पहले सवाल में स्टोमेटा का जिक्र था कि स्टोमेटा दिन में इस वजह से खुल जाते हैं ताकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। दूसरा हमने पढ़ा कि पार्ट जो है वो लीव्स हैं जिनके जरिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि नोस्ट्रिल की वजह से, इस वजह से ज्यादातर सांस लिया जाता है क्योंकि वो जो एयर है उसको फिल्टर कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, और उसके साथ साथ उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। चौथे सवाल में हमने डिस्कस किया कि हम सांस गहरे इस वजह से लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो ऑक्सीजन कम हो चुकी है वो ऑक्सीजन हमें मिल सके। ऑक्सीजन डेप्थ एक ऐसी, ऑक्सीजन डेप्थ से मुराद वो ऑक्सीजन है जो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए होती है। लंग कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और वो एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन होने की वजह से ट्यूमर हो जाता है, और वो जो ट्यूमर यानी गुठलियां हैं उनकी वजह से लंग टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। जबकि बात की जाए एस्थमा की सिम्टम्स की, तो एस्थमा की सिम्टम्स में सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट का पेन, और उसके साथ साथ बुखार, और इसमें तेज बुखार होता है, और उसके साथ साथ व्हीजिंग साउंड यानी सीटी की आवाज सांस जब वापसी निकाल रहे होते हैं तब आती है। 5 हमने ऑर्गेनिज्म में से पढ़े जो अपनी एयर बॉडी सरफेस के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जिसमें अर्थवर्म, लीच, फ्रॉग, प्लेटफॉर्म, हाइड्रा आ रहे थे, और उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।